पहले लोग पहले ही मान लेते हैं कैंसर हो गया तो मतलब अब नहीं बचने वाला, क्योंकि साधारण धारणा ही ये है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि शरीर के अंदर होते हैं और अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता। ये ज़्यादा खतरनाक कैंसर होते हैं। स्टेज किसी भी कैंसर का 4 हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। हमारा एक ही मकसद है कि अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट एकदम उचित कॉस्ट पे मरीज को पहुंचाना। कैंसर से बचना है तो एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। कैंसर एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आम इंसान भी डर जाए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही काफ़ी मन में भय आ जाता है कि अब कैंसर हो गया तो अब क्या होगा, कितना खर्च आएगा, क्या हमारा मरीज़ बचेगा या नहीं बचे। खुद मरीज़ के अंदर भी एक डर समा जाता है कि अब हमारे साथ क्या होना है। तो कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है, किस तरीके से इसका इलाज संभव है, आज कैंसर पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ वाराणसी के उपकार हॉस्पिटल में, जहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर स्वप्निल पटेल जी। तो सबसे पहले सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। सर, मैं सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करूंगी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग लेना अपने आप में एक बड़ा कार्यकाल है और परिश्रम वाला काम है। सबसे पहले दिल्ली से MBBS ख़त्म करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से मैंने अपना मास्टर ऑफ सर्जरी का ट्रेनिंग ख़त्म किया। वहाँ ट्रेनिंग के कार्यकाल में मुझे अवसर मिला कैंसर सर्जरी के विभाग में भी काम करने का, और उसमें कैंसर जैसी बीमारी से ज़्यादा पास से नज़दीक से देखने का मुझे अनुभव मिला। तब मेरे मन में ये ख्वाहिश जगी कि ये बात है लगभग 2012-13 की। तब मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे शहर वाराणसी में कैंसर का ट्रीटमेंट अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और इसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, तो सिर्फ सर्जरी करके मैं अपने शहर वापस नहीं जाऊंगा। मैं कुछ अपने शहर को ऐसा देना चाहूँगा जिसमें वैल्यू एडिशन हो सके, कुछ नई सर्विस स्टार्ट कर सकूँ। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग लूँगा, बट इसकी ट्रेनिंग की सीट्स बहुत कम होती हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है चयन होना। फिर ऑल इंडिया एग्ज़ाम के थ्रू फिर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, जो कि कैंसर सर्जरी और उसकी ट्रेनिंग के लिए मक्का मदीना कहा जाता है, तो वहाँ पर मेरा चयन हो गया। एंड फिर वहाँ से मैंने अपने कैंसर सर्जरी की 4 साल तक ट्रेनिंग कंप्लीट की, और वहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि सिर्फ कैंसर सर्जरी तक मैं रुकूंगा नहीं, कुछ आधुनिक चीज़ें भी सीख लेता हूं जिसको मैं अपने शहर में जाके इम्प्लीमेंट कर सकूं, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और अगर हम बदलते हुए ज़माने के साथ अप टू डेट नहीं रहेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ फिर मैं चला गया फ्रांस से मैंने स्टेज 4 और एडवांस कैंसर्स की ट्रेनिंग में ट्रीटमेंट ली, जिसको साइटोरेक्टिव सर्जरी और हाइपेक सर्जरी बोलते हैं। इसके बाद मैंने दक्षिण कोरिया से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग ली, जो कि बहुत कम लोग करते हैं कंट्री में। फिर वहाँ पर रहा एंड फिर टाटा मेमोरियल मुंबई में वापस आया, और वहाँ पर 6 महीने की डेडिकेटेड कैंसर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं जो बनारस में स्थित महामना कैंसर संस्थान है वहाँ पर नियुक्त हुआ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड वहाँ पर 3 साल तक मैंने अपना सर्विस दिया एंड एसोसिएट प्रोफेसर बना। बट फिर वहाँ पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे अगर और लोगों तक पहुँचना है और ज़्यादा जनता को छूना है और अपनी सर्विसेज देनी है पूरी सोसाइटी में, तो मुझे दूसरे सिस्टम में आना पड़ेगा। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंस्टीट्यूट से बाहर आता हूँ, और करेंटली मैं उपकार हॉस्पिटल और उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में अपनी कैंसर सर्जरी की सेवाएं दे रहा हूं। ये हॉस्पिटल मेरे माता पिता द्वारा बनाया गया है, जो कि वाराणसी में पिछले 35 साल से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है यहाँ के और यहाँ आसपास के एरिया के लोगों को। और अब हमने इसमें कैंसर सर्जरी विंग का एडिशन कर दिया है, और जिसको हम उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से आज जानते हैं, और पिछले 2-2.5 साल से ये पूरी तरह से यहाँ के सारे सोसाइटी के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, देखिए अभी मैंने बोला कि कैंसर सुनते ही किसी के भी मन में डर आ जाएगा कि अब तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यही जान, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से इनका पता लगाया जाए?
तो ये बहुत ही सही चीज़ आपने बोली है कि कैंसर का शब्द सुनते ही सबको डर लग जाता है, और अगर किसी को खुद को हो या अपने को हो तो वो भय का कोई सीमा नहीं होता। और सबसे पहले मन में प्रश्न यही उठते हैं, क्या मेरा मरीज़ बचेगा भी कि नहीं बचेगा? पहले लोग पहले ही मान लेते हैं कैंसर हो गया तो मतलब अब नहीं बचने वाला, क्योंकि साधारण धारणा ही ये है। और दूसरा चीज़ मन में ये तुरंत आते हैं, अरे यार अब तो खर्चा होना शुरू होगा, ट्रीटमेंट होगा, कैसे कराएँगे, क्या करेंगे? तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैंसर क्या है? कैंसर एक नॉर्मल बॉडी के ऑर्गन में नॉर्मल जो प्रोसेस चल रही होती है उसी में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए और कोई भी अंग शरीर का बहुत तेज़ी से, गंदे सेल्स अगर उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएं, तो वो एक नॉर्मल चलते हुए सिस्टम में, नॉर्मल बॉडी में एक नया रूप ले लेते हैं जिसको हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर शरीर के ऊपर से नीचे तक किसी भी अंग में हो सकता है। जहाँ का कैंसर होगा वो वहाँ के हिसाब से सिम्टम्स कॉज करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे समाज में जो कॉमन कैंसर थे हम उनके बारे में बातें करेंगे। तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है ओरल कैविटी या मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर मुंह में छाला हो या जीभ में छाला हो या चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो, गले में गांठें हो, इसके फॉर्म में पता चलता है। फिर हमारी सोसाइटी में लेडीज़ में बहुत कॉमन होने वाला कैंसर होता है स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। अक्सर जिसका पता चलता है स्तन में गांठ होने से या निप्पल द्वारा ब्लीडिंग होने के कारण, या कभी शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाए, मतलब कि एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है कैंसर, हड्डियों में फैल चुका है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सतह पे होते हैं, जिसको हम सरफेस कैंसर बोलते हैं, जो कि शरीर के किसी भी हिस्सों में, हाथों में, पैरों में गांठ के फॉर्म में पता चल जाते हैं। इसके विपरीत कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि शरीर के अंदर होते हैं और अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता। ये ज़्यादा खतरनाक कैंसर्स होते हैं, इनको विसरल कैंसर्स बोलते हैं। इन कैंसर्स में स्टमक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अपना गॉल ब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर और आंत का कैंसर, ये सारे कैंसर्स होते हैं। जहाँ का कैंसर होगा उसके हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। आंत का कैंसर होगा तो लोगों को लैट्रिन में परेशानी होगी, हो सकता है लैट्रिन में ब्लड आए। अगर गॉल ब्लैडर कैंसर या पैंक्रियास का कैंसर होगा तो अक्सर लोगों को पीलिया हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, पाचन में प्रॉब्लम होगी। ओवेरियन कैंसर होगा तो पेट में पानी भर जाता है। इसी तरह स्टमक कैंसर होगा तो वहाँ से ब्लड का रिसाव होगा लैट्रिन के रास्ते, और पेशेंट को जब हीमोग्लोबिन कम होगा और कमज़ोरी होने लगी तब उसके कारण पता चलेगा। तो अलग अलग कैंसर्स का लक्षण उनके ऑर्गन के हिसाब से होता है। इस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैंसर है, क्योंकि ये तो हमने सुना है, ऐसा लोग कहते भी है कि एकदम तीसरे चौथी स्टेज पे जाने के ये बात पता चली। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि स्टेज, तो स्टेज क्या होता है? स्टेज एक कैंसर के डायग्नोसिस के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। स्टेज दर्शाता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है आपके शरीर में। स्टेज किसी भी कैंसर का 4 हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जो बीमारी बढ़ती जाती है बीमारी का स्टेज बढ़ता जाता है। एक मोटे अक्षरों में अगर बताऊं तो स्टेज 1 कैंसर सबसे अच्छा सरल कैंसर होता है जो किसी एक अंग तक सीमित रहता है, जिसका इलाज सबसे सरल और अक्सर ईजिली हो जाता है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर सेकेंड स्टेज में जब बीमारी आई, मतलब वो कैंसर उस अंग में है लेकिन साइज़ बड़ा हो चुका है क्योंकि लंबे समय से था। यही चीज़ जब और बड़ा होगा और अगल बगल की गांठों में, जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं, उसमें फैलता है तो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। और अगर वो कैंसर उस दायरे से निकल के शरीर के कई विभिन्न अंगों में चला जाए तो फिर वो स्टेज 4 हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जी। तो कौन से जांच करवाने चाहिए सर कि उन्हें पता चल सके कि कैंसर? 2 तरीके, इस प्रश्न का मैं आंसर 2 भाग में दूंगा। एक, अगर किसी को कोई सिम्टम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके हिसाब से टेस्ट होना चाहिए। अक्सर वो टेस्ट एक सीटी स्कैन होगा या एमआरआई होगा। पेट का या शरीर के किसी हिस्से में, जैसे चेहरे का, सीटी स्कैन पे जनरली पता चल जाता है। कुछ कैंसर होते हैं जहाँ एमआरआई ज़्यादा बेहतर साबित होता है। वो पेशेंट्स जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल दिनचर्या में छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, उन मरीज़ों को भी कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, जिनको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग उन मरीज़ों के लिए है या उन लोगों के लिए है, आम जनता के लिए, जिनको कैंसर हुआ नहीं है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सतर्क रहना चाहते हैं।
उसके बारे में हम इसके आगे बात करेंगे कि कैसे कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, रूटीन अल्ट्रासाउंड हर 6-8 महीने में, स्तन का मैमोग्राफी फीमेल्स में, बच्चेदानी के मुख का पैप स्मीयर टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो कि इन टेस्ट के माध्यम से आप एक कैंसर को बहुत ही शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं, जब तक शायद उसके सिम्टम्स भी ना शुरू हुए हों। जी। देखिए आजकल बहुत तेजी से एक नाम उभर के आ रहा है सर्वाइकल कैंसर। ये कैंसर किस तरीके का है, क्या है सर? तो मैं आपको कुछ आंकड़ों के थ्रू इसका आंसर देता हूँ। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुख का कैंसर। इंडिया में होना वाला ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में। दुर्भाग्यवश बात क्या है, ये बहुत ही प्रिवेंटेबल कैंसर होता है, मतलब इस कैंसर को आप होने से रोक सकते हैं बहुत आसानी से। सर्वाइकल कैंसर आंकड़ों पे जाएंगे तो हमारे देश में हर साल लगभग 1.25 लाख औरतों को होता है, ठीक है, जिसमें से 60% लेडीज़ का डेथ हो जाता है इससे, ठीक है। जबकि ये कैंसर एक ऐसा है, अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है, रिसर्च इतनी हो गई है कि ये पाया गया है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, एचपीवी वायरस इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है। और अच्छी बात यह है दर्शकों के लिए कि अब एचपीवी वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन भी आ गई है, जो कि एक शुरुआती उम्र के बच्चों को लगती है। अक्सर 9 साल से 15-16 साल तक की उम्र में लड़कियों को इस वैक्सीन अगर लग जाए तो इसका फ़ायदा होता है। अभी सरकार की योजना भी आ रही है कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जनता को फ्री में लगाया जाएगा। अगर इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन लग जाए तो इस वायरस के थ्रू जो होने वाला कैंसर है उसको रोका जा सकता है, ऐसा रिसर्च ने दिखाया है। देखिए कैंसर को लेके देखिए सबके मन में तो ये है कि आता है एक सवाल कि कैंसर का जो इलाज है वो बहुत महंगा होता है, और जो इलाज मिलना चाहिए वो उनके शहर में मिलता भी नहीं, लोग दूसरे शहर को भी चले जाते हैं। सबसे पहला मेरा इसमें ये रहेगा कि क्या ये सच में कैंसर का जो इलाज है बहुत महंगा होता है? तो मैं इस बात से एकदम अग्री करूँगा। कैंसर का इलाज महंगा होता है, उसका कारण है क्योंकि कैंसर का इलाज पहली बात तो 1-2 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, हफ्ते 10 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि अक्सर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलता है या साल भर भी चलता है, निर्भर करता है बीमारी को किस स्टेज में पकड़ रहे हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट की जो प्रणालियाँ यूज़ होती हैं वो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। मुख्य 4 यही प्रणालियाँ हैं। आप कौन से प्रोसीजर का यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उस पे उसका कॉस्ट निर्भर करेगा। कुछ नए ट्रीटमेंट जैसे इम्यूनोथेरेपी तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है आजकल सरकार इतनी एक्टिव हो गई है हेल्थ को लेकर और इतना नए प्रोविज़न्स कर दिए हैं जनता की हेल्प करने के लिए। अलग अलग स्कीम्स, जिसमें खासकर आयुष्मान भारत स्कीम, जिसके तहत किसी भी पेशेंट को 5 लाख तक का राशि मिलती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कैंसर का, जिससे एक मोटा मोटा अच्छा खासा या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके अलावा सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे ESIC स्कीम्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो स्कीम होती है, इसके अलावा ECHS स्कीम, इसके अलावा CGHS स्कीम, रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग स्कीम। एंड खुशी की बात यह है कि उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में हमने इन सभी स्कीम्स का पूरा प्रबंध कर रखा है ताकि हम किसी भी मरीज़ को जो इस संस्था में आए बिना ट्रीटमेंट के वापस ना जा पाए। हमारा एक ही मकसद है कि अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट एकदम उचित कॉस्ट पे मरीज़ को पहुंचाना। सर अभी आपने बताया कि यहाँ पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, तो मैं यही अपने दर्शकों के ज़रिए जानना चाहूँगी कि यहाँ पर यानी कि उपकार हॉस्पिटल में कौन से आधुनिक उपकरण जिनसे इलाज किया जाए? तो जब मैं बनारस आया अपनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद, तो मैंने नोटिस किया कि कैंसर का ट्रीटमेंट तो हो रहा था, काफ़ी टाइम से हो रहा था, बट थोड़ा पीछे था मेट्रो शहरों की तुलना में, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई और बेंगलोर की तुलना में। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने सोचा कि नहीं, अगर मुझे यहाँ पर अपनी सर्विस देनी है तो मुझे कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। जैसे ओरल कैविटी कैंसर, जो मुंह के कैंसर्स हैं, उनमें सबसे पहला भय किसी का भी होता है, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। क्यों? मैं सर्जरी कराऊंगा तो मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो चेहरा ख़राब होने के बचने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्लास्टिक सर्जन की यूज़ होती है, जिसमें फ्री फ्लैप सर्जरी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, बहुत स्किल चाहिए होता है उसके लिए। तो हमने अपनी टीम इकट्ठा की
और एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल मुंबई से ट्रेंड लोग हैं टीम में। कैंसर सर्जरी या कैंसर का ट्रीटमेंट किसी एक से नहीं होता, पूरी टीम चाहिए होती है। तो सबसे पहला फोकस हमारा था कि ऐसे लोग हों जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेंड हों, ताकि बेस्ट वर्क कर सकें अपना। तो हमने ओरल कैविटी कैंसर में फ्री फ्लैप सर्जरी इंट्रोड्यूस किया, जिससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा। हमने क्या देखा, जिस ट्रीटमेंट के लिए लोगों को बड़े शहरों में जाकर अपने घर से दूर 6-8 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, उसके एडिशन में आना जाना, रहना, खाना पीना, इन सब में खर्चा करना पड़ रहा था। वो ट्रीटमेंट हम यहाँ अपनी टीम के द्वारा उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में 2-2.5 लाख के अंदर या 3 लाख तक में भी हम देने में सफल हो रहे थे। तो उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट बड़े शहरों की तुलना में आधे से भी कम हो गया। प्लस आजकल स्कीम्स के तहत तो ये ट्रीटमेंट कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। तो सेकेंड, अक्सर लोग जो कैंसर सर्जरीज होती हैं पेट की, उनको लंबा बहुत बड़ा चीरा देके करते हैं, जो कि एडवांसमेंट्स आने के साथ दूरबीन द्वारा सर्जरी बहुत ही फेमस हो गई है, जो इससे पहले नॉन कैंसर केसेस के लिए होती थी, लेकिन आजकल कैंसर केसेस में भी इसका रोल आ गया है। विदेशों में तो बहुत प्रचलन है इसका, बड़े मेट्रो शहरों में भी है। तो मैंने इस चीज़ को इस शहर में इंट्रोड्यूस किया कि पूर्वांचल में पहली बार लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी, एंड उससे मरीजों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जब कोई मरीज़, स्पेशली अगर आप ऐसा सोचिए, अपने घर का अकेला खाने कमाने वाला आदमी हो, अकेला ब्रेड विनर हो, जिससे उसका पूरा परिवार चल रहा हो, अगर आप उसको 1 महीने तक अस्पताल में रखे रहेंगे तो वो कैसे खाएगा, कमाएगा, कैसे अपना इलाज कराएगा। तो हमारा एम था ट्रीटमेंट करना है, लेकिन ट्रीटमेंट कम से कम टाइम में करना है और मरीज़ को जल्द से जल्द अपने काम पे वापस भेजना है। तो इससे उसका रिहैबिलिटेशन जल्दी होगा। तो हमने लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी से ये चीज़ किया, और हमने रोबोटिक कैंसर सर्जरी भी स्टार्ट कर दी है। अगर हम उपकार हॉस्पिटल की बात कर ले सर, तो यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनसे मिलने का समय क्या है, किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, कितने लोग यहाँ पर है इलाज करने के लिए, कितने डॉक्टर्स? तो हमारी टीम काफ़ी बड़ी है। हमारे पास अलग अलग स्पेशलिटीज़, अलग अलग ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट करने के लिए 7 से 8 सुपर स्पेशलाइज्ड कैंसर सर्जन्स हैं, एंड अलग अलग डीएमजीज़ को देखते हैं वो लोग, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स को देखते हैं। एक नॉर्मल समय जो होता है वो 9 से 6 तक ओपीडी चलती है। सुबह 9 o'clock हम लोग काम शुरू कर देते हैं, 6 बजे तक ओपीडी चलती है। उसी दौरान कुछ लोग की ओटीज़ चल रही होती हैं। हमारे पास 3 एकदम आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं पूरी तरीके से। लंबी लंबी कैंसर सर्जरीज भी जो 12 घंटे 14 घंटे वो भी होती हैं, सफल तरीके से होती हैं। एंड पूरी टीम रहती, कभी किसी पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता। एक नॉर्मल प्रोसेस में हमारा कोशिश ये रहता है, जिस दिन पता चला है कोई प्रॉब्लम है, उसके अगले 2-3 दिन के अंदर एप्रोप्रिएट कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी तो काफ़ी लंबी रही, आपने हमें जैसा कि बताया, लेकिन इस जर्नी में कुछ ऐसा वाक़या हुआ, कोई ऐसा मरीज़ सामने आया हो जहाँ पर आपको वो चिंता का विषय लगा हो, तब आप शायद वहाँ डरे हो? एक नहीं, ऐसे अनेकों किस्से हैं। कैंसर इतना सेंसिटिव चीज़ है, प्लस ये सर्जरी इतनी लंबी होती है कि ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, एक चीज़ को पिन पॉइंट कर पाना। बट मैंने जो चीज़ें जनरली देखी हैं मैं बता देता हूँ। जनरली 2-3 चीज़ें हमारे समाज में थोड़ी ज़्यादा फैली हुई हैं, जैसे कि नहीं चाकू लगाएंगे, सर्जरी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा, बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। ये सब मिथ्या है, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो हम या पूरा विदेश 15-17 साल पढ़ाई क्यों कर रहा होता, फिर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, साइंस वो बता नहीं रहा होता। तो साइंटिफिक तरीक़ों से ट्रीटमेंट करने से रिज़ल्ट अच्छा रहता है। रिज़ल्ट अच्छा रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में करना चाहिए। जब आप फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे ना, तो सक्सेस का रेट 99% होता है। लेकिन वही चीज़ अगर एक मरीज़ 4th स्टेज की डिजीज़ के साथ आएगा, तो हम अपने बेस्ट से बेस्ट भी दे दें, मरीज़ अपने बेस्ट से बेस्ट कर दे, लेकिन फिर भी उस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 50% से भी कम हो जाता है। तो आप अपने सेहत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप सही समय पे आएंगे तो आप उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट पाएंगे। उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारा एक ही एम है कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, जो किसी भी मेट्रो शहर में उपलब्ध हो सकता है, दिल्ली, बॉम्बे या विदेशों में, हम वो सब ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ, प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स हम पेशेंट के घर तक पूर्वांचल में लाके दे रहे हैं, ताकि पेशेंट जो कहीं और जाके अपना समय, अपना खाने पीने में पैसा बर्बाद करेगा, उसको अपने इलाज में लगा सके।
उचित कॉस्ट में ट्रीटमेंट हो, सारी सरकारी स्कीम्स के तहत ट्रीटमेंट हो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हम सबसे बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। देखिए डॉक्टर साहब, कैंसर तो जो है, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसा बताना चाहें कि ताकि वो कैंसर जैसी बीमारी से जितना हो सके बच सके, किस तरीके से अपना रूटीन फॉलो। कैंसर से बचना है तो एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना है, नियमित आहार विहार, एक अच्छा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है, नियमित खाना, संतुलित खाना, नशे से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना, सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, शराब, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक नहीं अनेकों प्रकार के कैंसर्स कॉज करते हैं, और कैंसर ही नहीं उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां कॉज करते हैं, तो उससे दूर रहना चाहिए। आप कैंसर से भी बचेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जिएंगे, और नियमित खाएंगे, मोटापे से बचेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप फिट रहेंगे और कैंसर से दूर रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, देखिए वैसे ये सवाल बनता तो नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी ज़्यादा आपने हमें जो जवाब दिया, इससे साफ हमारे दर्शकों को पता चल चुका है कि किस तरीके से यहाँ ही आके इलाज करना है। फिर भी बहुत से हॉस्पिटल हैं वाराणसी में, बहुत से डॉक्टर दावा करते हैं कि हम स्पेशल डॉक्टर हैं कैंसर के, बहुत से कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उपकार हॉस्पिटल में ही लोगों को क्यों आना चाहिए? इसका आंसर मैं डिफरेंट तरीके से दूंगा। मैं नहीं बोलता कि उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आजकल गूगल और एआई की दुनिया में, जहाँ पर कोई भी सवाल सिर्फ एक गूगल सर्च से दूर है, आपके मन में कुछ भी आएगा आप तुरंत गूगल कर लेते हैं और इंटरनेट पे देख लेते हैं। आप गूगल करिए, अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज लीजिए और सर्च करिए कि उस ट्रीटमेंट के लिए सबसे आपके आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन अवेलेबल है। हमने उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में क्या कोशिश की है कि जो भी कंट्री के बेस्ट कैंसर सेंटर्स हैं, एम्स दिल्ली हो, टाटा मुंबई हो, चेन्नई के टॉप सेंटर्स हों, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेंटर्स लोगों के द्वारा है, ताकि हम उचित और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकें किसी को भी। तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल लोगों के द्वारा और जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, ताकि हमारे कलम से कभी भी कोई एक ऐसा एडवाइस ना लिखे जिसको बाहर कोई चैलेंज कर सके कि नहीं ये ऑप्शन इससे अच्छा भी दिया जा सकता था। हमारा यही एम है। तो जब आप ये संतुष्ट हो जाएं कि आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलने का चांस है, तब आप उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट आइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए कैंसर जिसको लेकर के अभी हमने बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में थे, आपके भी मन में होगा, हमने यहाँ पर डॉक्टर साहब से वो सारे सवाल के जिनके जवाब भी मिले हैं, जिसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कैंसर इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे इतना डरा जाए कि आप जो भी टेस्ट है वो ना करा पाए। और आज हमसे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ साझा किया है, जिससे हमें पता चला है कि कैंसर का किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, किस तरीके से अपना देखभाल किया जा सकता है, किस तरीके से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज इन्होंने हमसे साझा किया है। तो आज कैंसर पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे उपकार हॉस्पिटल के सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर सपने पटेल जी।